प्रणाम करता हूं सभी को। अपने कुलगुरु आचार्य जी को प्रणाम करते हुए आज उनसे आज के इस भारतवर्ष के 75 वर्ष के पूर्व भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त तत्वावधान के एक आदेश के द्वारा भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत की स्वतंत्रता आंदोलन व दांडी यात्रा विषय पर ये हमने एक वेबिनार रखा हुआ है। निश्चित रूप से आज जो हम कह रहे हैं वो कल इतिहास बनेगा और जो हमको स्वतंत्रता मिली हुई है वो किस परिस्थितियों और किन के द्वारा प्राप्त हुई है उसका संप्रेषण हमारी नई पीढ़ी को, हमारा दायित्व जाता है कि वर्तमान पीढ़ी को उसके नई पीढ़ी तक पहुंचाने के हमको एक साधक के रूप में कार्य करना पड़ेगा। वो चुनौतियां, वो परेशानियां, वो उनके द्वारा किए गए झंझावात आंदोलन निश्चित रूप से हमारे अंग और प्रत्यंगों को आनंदित क्या और जोश से भर देते हैं कि जिससे हम लोग उस परिकल्पना उस काल में ना होते हुए भी उस काल की गणना कर लेते हैं। आज का जो विषय है हुआ है भारत स्वतंत्रता आंदोलन और दांडी यात्रा। आंदोलन शब्द ही हमको आंदोलित कर देता है, मन में एक नया आवेश भर देता है। निश्चित रूप से अगर हम आज वर्तमान में मैं जिस विषय का विद्यार्थी हूँ उस विद्यार्थी के नाते मैं संचार की संप्रेषणता को समझता हूँ तो मैं पाता हूँ कि जो मौलिक चीज नमक था, एक नमक एक नैतिक चीज थी। और नमक का अगर हम भारतीय संस्कृति में पर्याय अगर देखें तो उस पहले कहा जाता था कि नमक जिसका खा लिया तो उसकी वफादारी, उसका जो उसमें अंग्रेजों ने कर 1930 में लगाया और आज उसके 91 वर्ष भी होने वाले हैं। तो जो महात्मा गांधी द्वारा सविज्ञान आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन जो साबरमती के आश्रम से प्रारंभ हुआ था और उस आंदोलन की परिफूलता ही ये हुई कि हमने अंग्रेजों के विरोध आंदोलन की सहभागिता आगे बढ़ी, जिससे जनाक्रोश और जन क्रांति आई और भारत की स्वाधीनता में एक विशेष आंदोलन के रूप में वह नेतृत्व किया गया। उस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत तो हुई थी एक नमक आंदोलन के तहत और यह यात्रा 390 किलोमीटर चलाई गई, लेकिन ये अंत में समाप्त हुई देश की आज़ादी के परिप्रेक्ष्य में यह हमको पल्लवित हुई। और यह आज़ादी उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और नेतृत्व करने वाले लोगों के द्वारा हमें प्रदत्त हुई। आज हम बड़ा गौरवान्वित कर रहे हैं कि हमारे कुलगुरु आचार्य के सफल नेतृत्व में और निश्चित रूप से हर जो प्रतिभागी यहाँ पे शामिल हो रहा है उसके अंदर गौरवान्वित अंश हो रहा होगा और वो इतिहास के उस पन्नों को, उन बलिदानों को निश्चित रूप से याद कर रहा होगा कि ये आज़ादी के भाव क्या हैं, इनका समर्पण क्या है, इनका संप्रेषण क्या है, इनके मूल्य क्या हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे विभाग के डॉक्टर अरुण घोबरे सर इस आगे की चर्चा का और सर का परिचय देते हुए मैं आमंत्रित करूंगा सर अरुण घोबरे जी को। ऑनलाइन हो रही इस संगोष्ठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं माननीय कुलपति महोदय जी का धन्यवाद भूपेंद्र जी और ये सभी लोग जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की यह संगोष्ठी जो कि भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन और दांडी यात्रा विषय पर आज की यह संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। जैसा कि आपको भूपेंद्र जी ने बताया, मुकुल कानिटकर जी हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारतीय शिक्षण मंडल के हैं, वो शिक्षा मंत्री जी के साथ व्यस्त हैं। जैसे ही समय मिलेगा हमसे जुड़ेंगे। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु कुलपति महोदय प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी हैं। एक संक्षिप्त परिचय दूंगा मैं और इसके बाद अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय कुलपति जी को सादर आमंत्रित करूंगा। आप अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इसके पूर्व आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में कुलाधि सचिव के पद पर रहे हैं। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में आप निदेशक के दायित्व को भी निभा चुके हैं। आप
राजनीति विज्ञान के आचार्य एवं समाज विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता भी रहे हैं। आप कार्य परिषद सदस्य, अध्यक्ष, अध्ययन मंडल अधिष्ठाता, छात्र कल्याण और विदेशी छात्र मामले, निदेशक डॉक्टर अंबेडकर अध्ययन केंद्र और निदेशक कुंजीलाल दुबे संसदीय अध्ययन पीठ एवं राजनीतिक शिक्षा निदेशक इंटरटेड इंडिया प्रोग्राम के रूप में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में अकादमिक व प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन भी कर चुके हैं। आप जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि अपने प्रथम श्रेणी में स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण की है। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से 1985 में आपने एमफिल एवं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से 1992 में पीएचडी की उपाधि आपके द्वारा प्राप्त की गई है। इंडोनेशियाई सरकार द्वारा प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय शोध छात्रवृत्ति के अंतर्गत आपने गजालमला विश्वविद्यालय जोग्यकार्ता तथा इंडोनेशियाई विश्वविद्यालय जकार्ता में इंडोनेशियाई इतिहास, संस्कृति, साहित्य एवं भाषा का अकादमिक सत्र 1884-85 में भी अध्ययन किया है। इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सकार्नो पर आपके शोध कार्य के लिए सुकार्नो फाउंडेशन फॉर एजुकेशन जकार्ता द्वारा आपको स्वर्ण पदक भी प्रदान किया गया है। आपने विदेशी भाषा प्रकाशन गृह पेचिंग चीन में अकादमिक सत्र 1991-92 में आप इंडियन स्कॉलर रहे हैं तथा एशिया प्रशांत अध्ययन संस्थान चीनी समाज विज्ञान अकादमिक पेचिंग से संबंध रहकर चीन की खुले द्वार की नीति व आधुनिकीकरण, चीन में विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा कन्फ्यूजियन एवं भारत चीन संबंधों पर आप शोध कार्य कर चुके हैं। आपको मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल द्वारा राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन में सृजनात्मक लेखन के लिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सृजन सम्मान 2006 प्रदान किया जा चुका है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की राधा कृष्ण सम्मान समिति ने आपको दो आलेखों के लिए पुरस्कृत भी किया है। आपके आलेखों चीन, जापानी, स्पेनी एवं फ्रेंच भाषा में भी अनुदित एवं प्रकाशित हुए हैं। भारत चीन सांस्कृतिक आदान प्रदान से संबंधित 12 खंडों में प्रकाशित हो रही पुस्तक का संपादन समिति में भी आप मनोनीत भारतीय सदस्य हैं। आप करीब 14 से ज्यादा पुस्तकों का आपके द्वारा शोधपूर्ण लेखन किया जा चुका है। आप 23 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व 150 से ज्यादा राष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध आलेख प्रस्तुत कर चुके हैं। आपके निर्देशन में 12 शोधार्थियों ने शोध कार्य भी पूर्ण किया है। मैं पूरे सम्मान के साथ अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के हमारे कुलगुरु माननीय कुलपति महोदय आदरणीय श्री प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी को पूरे सम्मान के साथ अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय कुलपति महोदय, ये जो कार्यक्रम आज हम कर रहे हैं इसके मुख्य अतिथि मुकुल कांटकर जी हैं। मैं उन्हें हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूं। आज हम यहाँ एक छोटे से समूह में आजादी के 75वें वर्ष में एक आयोजन कर रहे हैं। आजादी के 75 वर्ष को यादगार बनाने के लिए जो आजादी के समय घटनाएं घटित हुई हैं, जो आंदोलन हुए हैं, उनको हमने अमृत महोत्सव के नाम से जानने का प्रयास किया है। बारह मार्च दांडी यात्रा का दिन इसी महोत्सव का एक हिस्सा है। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी और अन्य लोगों ने दांडी पुल से प्रतीकात्मक दांडी यात्रा आरंभ की। इस यात्रा में केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्री, प्रबुद्ध वर्ग पूरे हिंदुस्तान में सम्मिलित होंगे और यह हमारा जो अमृत महोत्सव है ये पूरे वर्ष चलेगा। हमारा सौभाग्य है कि हम इस अमृत महोत्सव के सहभागी बन रहे हैं और आजादी के 75वें वर्ष में होने वाले कार्यक्रमों को रूबरू देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। वास्तव में दांडी मार्च इतना महत्वपूर्ण क्यों है, प्रायः हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी उसकी एक छोटी सी रूपरेखा मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। 12 मार्च 1930 का दिन अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों ने मिलकर, जिसमें लगभग 80, एग्जैक्ट फिगर 79 बताते हैं, साथियों ने 386 किलोमीटर की यात्रा करके समुद्र के किनारे बसे हुए एक शहर दांडी में अपनी यात्रा का समापन किया। दांडी शहर गुजरात में नमक के उत्पादन के लिए जाना जाता था, आज भी है। 6 अप्रैल के दिन 1930 में दांडी में पहुंचकर गांधी ने समुद्र से एक मुट्ठी नमक उठाया। बस एक मुट्ठी नमक उठाने का मतलब वह नमक नहीं था, वह स्वतंत्रता आंदोलन में भूचाल लाने वाला दिन था। क्यों कि यह नमक उस समय की ब्रितानी सरकार के एकाधिकार और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के प्रतीक के रूप में स्थापित हुआ, क्योंकि इस पर एक हर व्यक्ति का, हर वर्ग का अधिकार था। दैनिक जीवन और उपभोग की वस्तु थी और उस पर ब्रिटिश सरकार अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी, महंगे दामों में बेचना चाहती थी। इसके विरोध में गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत को ललकारा और एक मुट्ठी नमक उठा करके यह संदेश दिया, जितनी गंभीरता से वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते थे अपने भावों को, अपने विचारों को, भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं को, उससे भी अधिक कड़े और कठिन शब्दों में नमक उठाने के प्रतीक ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। नमक उठाने पर, कानून भंग करने पर सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों से लाठी खाई
लेकिन वे पीछे नहीं हटे। 1 वर्ष तक यह आंदोलन चलता रहा और अंततः इसकी परिणति गांधी इरविन के बीच हुए समझौते के द्वारा हुई आंदोलन समाप्त हुआ। कहने को तो एक छोटा सा दांडी यात्रा थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका इम्पैक्ट इतना अधिक था। दांडी यात्रा को देखने के लिए विदेशों से अनेक पत्रकार आए। विशेष तौर पर वॉइस ऑफ अमेरिका ने दांडी यात्रा की प्रस्तुति की गई। टाइम्स मैगजीन, जो इंग्लैंड की प्रसिद्ध मैगजीन है, उसके मुख्य पृष्ठ पर दांडी यात्रा के चित्र को अंकित किया गया। मैं यहाँ यह बताना चाहूंगा, भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज और जनमानस में प्रतीकों का बड़ा महत्व है। प्रतीक व्यक्ति में आकांक्षाओं को जागृत करते हैं और प्रतीक ही व्यक्ति के जीवन को नीरस बनाते हैं। लेकिन दांडी यात्रा के प्रतीक स्वरूप आज हम जो यह अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वह निश्चित तौर पर गांधी की पूरी जीवन परंपरा, जीवन जीने की पद्धति, आंदोलन करने के तरीके, रीति और व्यवहार का स्वरूप, विरोध करने का मानक और अपनी बात को दृढ़ता से रखने की शक्ति को दर्शाता है। आज के युग में हम सभी को यह सीखना चाहिए, क्योंकि हम मूल रूप से भूलते चले जा रहे हैं। हम भूल गए हैं, हमारी नई पीढ़ी को याद नहीं, शायद हमने ठीक तरीके से बताया नहीं कि हमारा देश जो आजाद हुआ है वह ऐसे ही नहीं हुआ। इसके पीछे हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। राजनीतिक नेतृत्व अकेला राजनीतिक नेतृत्व नहीं था, वह सामाजिक और आध्यात्मिक नेतृत्व से सिंचित होता हुआ राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्राप्त करना और स्वाधीनता के प्राप्त करने के स्वप्न को साकार करने जैसा था। दांडी यात्रा से जन्म लिया सविनय अवज्ञा आंदोलन ने और अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म मिला। तो दांडी यात्रा का आरंभ और दांडी यात्रा का विचार अपने आप में अहिंसक क्रांतिकारी विचार था। जब हम क्रांतिकारी विचार कहते हैं तो लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि क्रांति का अर्थ केवल हिंसा होती है। नहीं, क्रांतिकारी विचार को हम यदि व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो निश्चित तौर पर यह हमें शक्ति प्रदान करती है, हमें ताकत देती है, आंदोलन करने की क्षमता को विकसित करती है, आत्मा को प्रेरित करती है। नमक कानून का विरोध सिर्फ प्रतीक नहीं, इसमें भारतवर्ष के जनमानस की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब नजर आया और देश आजाद हुआ। नई पीढ़ी को स्मरण कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह
विचार किया है कि प्रत्येक अकादमिक संस्थाओं में, समाज में, देश में दांडी यात्रा के स्वरूप को सही सही अर्थों में प्रस्तुत करेंगे। और इसीलिए 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को अमृत महोत्सव का नाम दिया। पूरे देश में 75 हफ्तों तक यह कार्यक्रम आज चलेगा, अमृत महोत्सव का। इसमें देशभक्ति और देश व्यक्ति के उन्माद को चित्रित किया जाएगा। हम विश्वविद्यालय के सभी साथी मिलकर, विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी मिलकर यह संकल्प लें कि दांडी यात्रा और अमृत महोत्सव को सफल बनाने के लिए, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए समाज के हर वर्ग में, हर क्षेत्र में इसको विस्तार स्वरूप देने के लिए अपनी योजनाएं और अपने आप को समर्पित करेंगे। तभी निश्चित तौर पर दांडी यात्रा के उन मर्मों को हम समझ पाएंगे। एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि भारतवर्ष में हमारा जो इतिहास लेखन हुआ है, उसमें इतिहास पुनर्लेखन की एक नई विचारधारा, इतिहास पुनर्लेखन के नए संकल्प को लेकर के समाज में एक नई जागरण और चेतना जागृत हुई है। वो पीढ़ी अभी जिंदा है जिन्होंने इन इतिहासों को देखा, ऐतिहासिक घटनाओं और दस्तावेजों को समझा है। आर्काइव्स में रखे हुए दस्तावेज कुछ और कहते हैं और संघर्ष में रत योद्धाओं की जुबान से निकले हुए शब्द कुछ और हैं। तो सत्य और यथार्थ को समझने के लिए इतिहास की सटीक वस्तुपरक समीक्षा और उसका पुनर्लेखन, यह भी हमारे अमृत महोत्सव में एक महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। इस दृष्टि से घटनाओं का वास्तविक दृष्टि से सटीक चरित्र और उसका चित्रण करना हम सबका पुनीत कर्तव्य हो जाएगा। गांधी का जीवन हम सब के लिए अनुकरणीय है। गांधी हम सब के लिए संग्रहणीय है। गांधी हम सब के लिए जीने की प्रेरणा देते हैं। गांधी अकेले नहीं जीते, वे सहभागिता के साथ जीते हैं। गांधी का कोई भी आंदोलन एकाकी आंदोलन नहीं है, एकला चलो का आंदोलन नहीं है। उसमें भागीदारी, पार्टिसिपेशन बहुत अधिक है, सहभागिता बहुत अधिक है। आज के युग में जब हमारा जीवन इतना आत्म केंद्रित हो गया है कि हमें अपने अपने परिवार के अलावा अपने पड़ोसी, समाज और राष्ट्र का कोई ख्याल नहीं है, कहीं कोई भी घटना, दुर्घटना हो उसके प्रति हम इतने नीरस और उदासीन हैं, ऐसी स्थिति में गांधी के चित्र को हम सामने रखें और गांधी की भागीदारी और सहभागिता के चरित्र को आत्मसात करने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार का एकाधिकार, किसी भी प्रकार का दबाव, किसी भी प्रकार का तनाव और किसी भी प्रकार की बाध्यकारी शक्ति को स्वीकार न करना, यही गांधीवाद है। सत्य के लिए संघर्ष करना, आजादी के लिए जिंदा रहना। आजादी प्राप्त करना जितना कठिन नहीं था, उससे ज्यादा कठिन आजादी को बरकरार रखना है। आजादी सतत रहे, हम अक्षुण्ण रहें,
देश हमारा कीर्तिमान प्राप्त करे। यह सारे संकल्प, इन सभी विकल्पों के विचार हमें गांधी दर्शन में और हमारे समग्र भारतीय वाङ्मय में देखने को मिलता है। आज हमें आवश्यकता है उन प्रतीकों को फिर से चिन्हित करने की जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए रहे, चाहे वो सरोजिनी नायडू हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, राजगुरु हो, सुभाष चंद्र बोस हो। इन सब के अंदर एक स्फूर्ति और चेतना का जो संचार था वह लिपिबद्ध है। उन्होंने अपने जीवन को कैसे बनाया, राष्ट्र के लिए अपने आप को कैसे समर्पित किया, राष्ट्र को आगे रखकर स्वयं को पीछे रखकर राष्ट्र को सिंचित करने में अपनी कैसे भूमिका निभाई, यह हमारे अमृत महोत्सव का मूल उद्देश्य है और इसी में हमारा कर्तव्य निहित है। यद्यपि इस समय यहाँ पर माननीय मुकुल कानिटकर जी को व्यापक तरीके से अपने विचार व्यक्त करने थे और हमें दिशाबोध देना था, लेकिन उनकी अन्यत्र व्यस्तता के कारण यदि समय रहेगा तो वो आएंगे और हमें उनका पाथेय और मार्गदर्शन मिलेगा। इसी विश्वास के साथ इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हृदय से विश्वविद्यालय परिवार की ओर से अपना धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अभी हमारे माननीय कुलपति महोदय को भारतीय स्वतंत्रता के जो 75वीं वर्ष पर जो बहुत सारी चीजें हमें सोचनी समझनी चाहिए और करनी चाहिए समाज के लिए, देश के लिए, उन पर सर ने प्रकाश डाला। आजादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, सर ने उस विषय में बहुत ही बढ़िया सारगर्भित उद्बोधन दिया है और भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको लेके, गांधी संबंधी सरोजिनी नायडू को लेके और संकल्प लेना होगा और संकल्प लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। संगोष्ठी थी भारत, ये संगोष्ठी हुए सभी ऑनलाइन जो दर्शक हैं धन्यवाद, आभार ज्ञापित करते हैं।